नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। बहुप्रतीक्षित यानी कि बहुत लंबे से जिस चीज का इंतजार किया जा रहा था उत्तर प्रदेश में, वो था कैबिनेट विस्तार। मुझे लगता है कमोबेश साल भर से तो ये चर्चा चल रही थी। साल भर से ये चर्चा चल रही थी कि इन्हें जगह मिलेगी, ये बाहर जाएंगे, कुछ बड़े कद के नेताओं के जो बोझ हैं वो कम किए जाएंगे, कुछ यंग सामने आएंगे। कितने यंग सामने आए ये आपके सामने है। बहुत सारी चर्चा थी, लेकिन जिन लोगों का कैबिनेट में लॉटरी लगी है उनमें सिर्फ दो नामों की चर्चा है। पहले नंबर पर हैं मनोज पांडे और दूसरे नंबर पर हैं भूपेंद्र चौधरी। और किसी की बहुत तवज्जो, बहुत ज्यादा चर्चा नहीं। इनमें हम लोग पहले नंबर के मनोज पांडे जी की चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे अब 7 महीने में मनोज पांडे को वो कर दिखाना है जो वो पिछले तकरीबन 3-4 सालों में नहीं कर पाए। किस तरह राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करने के बाद से अब तक मनोज पांडे जिस चीज की चाहत में बेकरार थे, जिस तरह रायबरेली में 3 बागी बीजेपी के लिए सरदर्द बन गए हैं, उनमें मनोज पांडे दिनेश प्रताप सिंह के कद के बराबर कैसे अपने आप को साबित कर पाएंगे और कैसे रायबरेली में बीजेपी के लिए ये कलेश जो है वो सिरदर्द बन गया है, यही आपको बताने जा रहा हूं। रायबरेली में बीजेपी की राजनीति अब कमल कम और कलेश ज्यादा नजर आने। एक तरफ कांग्रेस से आए नेता मंत्री बन गए, दूसरी तरफ सपा छोड़कर आए चेहरे सत्ता में हिस्सेदारी मांग रहे थे। सवाल उठ रहा था कि क्या बीजेपी अब अपने कार्यकर्ताओं की पार्टी रह गई है या सिर्फ दल बदलुओं का क्लब बनती जा रही है, क्योंकि मनोज पांडे की एंट्री को बीजेपी ब्राह्मण कार्ड और 27 की सोशल इंजीनियरिंग बता रही है। लेकिन जमीन पर यह फैसला पार्टी के भीतर एक बारूद भरता दिख रहा है। बीजेपी विधायक आशा मौर्य का ट्वीट कोई साधारण नाराजगी नहीं था, और वो भी तब जब मनोज पांडे मंत्री बन रहे। ये उस दर्द की आवाज थी जो सालों से पार्टी का झंडा उठाने वाले कार्यकर्ताओं के भीतर जमा हो रहा है। संदेश बिल्कुल साफ है कि जो सालों तक भाजपा के लिए लड़े वो किनारे हो गए, और जो चुनाव के वक्त पाला बदले वो सीधे मंत्री बन गए। दरअसल मनोज पांडे ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी के लिए बड़ा राजनीतिक जोखिम उठाया था। उसके बाद से ही वो लगातार मंत्री बनाए जाने का इंतजार कर। रायबरेली से लखनऊ तक की ये चर्चाएं थीं कि मनोज पांडे लगातार बीजेपी नेतृत्व पर ये दबाव बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपके कहने पर मैं सपा छोड़कर चला आया, लेकिन अगर मुझे सिर्फ विधायक बनाकर रखा जाएगा और दूसरे लोग मंत्री बनेंगे तो जनता तो मेरा जनाजा निकाल देगी। जनता के बीच मेरी राजनीतिक हैसियत क्या रह जाएगी? मैं क्या कहूंगा इस बार चुनाव में जाकर? कैसे उन्हें समझाऊंगा कि बड़ी डील हो गई थी? यही सवाल बड़ा है दोस्तों कि जब 2027 चुनाव में महज 7-8 महीने का समय बचा हो, तब मंत्री बनकर मनोज पांडे आखिरकार कौन सा तीर मार लेंगे? क्या इतने कम वक्त में वो ऐसा बड़ा राजनीतिक या विकास का मॉडल खड़ा कर पाएंगे जिससे रायबरेली में विकास की गंगा बह जाएगी? या फिर ये सिर्फ सत्ता का संतुलन और नाराज नेताओं को साधने की कवायद है बीजेपी? रायबरेली की राजनीति में यह बात तो आपको पता है कि मौजूदा वक्त में बीजेपी के पास अपना ओरिजिनल चेहरा गायब है, लगभग खत्म है। एक तरफ कांग्रेस छोड़कर आए दिनेश प्रताप सिंह हैं, दूसरी तरफ सपा से आए मनोज पांडे हैं, तीसरी तरफ कांग्रेस की पृष्ठभूमि वाली आदित्य सिंह हैं। यानी जिस रायबरेली में बीजेपी कांग्रेस और परिवारवाद पर हमला करती थी, आज वहीं पर उसकी पूरी राजनीति दूसरे दलों के इंपोर्टेड चेहरों पर ही आकर टिक गई। यानी कि उसके पास अपना कोई फेस नहीं, एक अदद फेस नहीं। और सबसे बड़ा संकट यही है कि ये नेता एक दूसरे के स्वाभाविक सहयोगी नहीं हैं। यह बात आपको पता है। मनोज पांडे के भाई की हत्या का आरोप अदिति सिंह के पिता पर लगा था। एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई
रायबरेली में हमने देखी है, लेकिन हाय रे किस्मत, हाय रे मजबूरी, हाय रे राजनीति, जो न कराए वो थोड़ा है। अदिति सिंह और मनोज पांडे एक साथ मंच पर नजर आते हैं। भूल गए मनोज पांडे अपने भाई के कातिल को, भूल गए इंसाफ की बात को। यही तो वजह है कि मनोज पांडे के भतीजे भी मनोज पांडे को भर भर कोस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे पिता के कातिलों से मनोज पांडे ने डील कर ली। यही तो राजनीतिक मजबूरियां हैं कि सारे दुश्मन एक साथ खड़े हैं। मनोज पांडे और अदिति सिंह के परिवारों के बीच की पुरानी दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है दोस्तों। और यही कमोबेश हाल दिनेश प्रताप सिंह का भी है। दिनेश प्रताप सिंह खुद रायबरेली में अपना एक अलग शक्ति केंद्र चलाते हैं। ऐसे में बीजेपी ने सबको एक नाव पर बैठा तो दिया, लेकिन पतवार किसी के हाथ में नहीं दी। यह नहीं बताया कि कौन इस नाव को किनारे तक लगाएगा। और यही आने वाले समय में सबसे बड़ी लड़ाई बनी। असल जो बीजेपी को डर है वो 2027 का ही। ऊंचाहार सीट, जहां से मनोज पांडे विधायक हैं, उस सीट पर यादव मुसलमान समीकरण मजबूत है। अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो रायबरेली में बीजेपी का समीकरण मनोज पांडे के लिए बिगड़ जाएगा। यहां की लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं रह गई, भावनाओं की भी हो गई। रायबरेली अब भी गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप एक बार तो दंथन करके जीत सकते हैं। अमेठी की स्मृति ईरानी को याद कर लीजिएगा। एक बार वो राहुल गांधी से तो जीत गई, बड़ा शोर शराबा हुआ, बड़ा ढोल पिटा, लेकिन बाद में क्या हुआ? मोदी जी को नमस्ते करती रह गई पश्चिम बंगाल में, लेकिन मोदी जी ने देखा तक नहीं। आंखों में आंसू डबडबाए, लेकिन किसी ने एक बार नहीं कहा ठीक है बैठ जाओ अपनी जगह। रायबरेली में कांग्रेस के सांसद, उनकी मौजूदगी विपक्ष को एक मजबूती दे रही। मनोज पांडे मंत्री तो बन गए हैं, लेकिन अब उन्हें यह साबित करना होगा कि वो सिर्फ सत्ता के मौसम वैज्ञानिक नहीं हैं, क्योंकि जनता भी तो यह देख रही है कि कल तक जो नेता अखिलेश यादव के सबसे भरोसेमंद थे, आज वही बीजेपी में सनातन और रामचरितमानस की राजनीति का चेहरा बन गए। और दूसरी तरफ उनके परिवार के लोग ही उन पर मौका परस्ती के आरोप लगा रहे हैं। यानी कि लड़ाई सिर्फ विपक्ष से नहीं है, मनोज पांडे की लड़ाई घर, पार्टी और राजनीति तीनों तरफ। फिलहाल बीजेपी इस फैसले को अपना मास्टर स्ट्रोक भले बताए, लेकिन रायबरेली में ये जो छोटी छोटी चिंगारियां हैं ना, वो आगे चलकर एक बड़ा विस्फोट बने। अगर 27 में सपा कांग्रेस का गठबंधन मजबूती से मैदान में उतर गया तो रायबरेली बीजेपी के लिए प्रयोगशाला नहीं बल्कि सबसे बड़ा सियासी जाल साबित हो। क्या नजरिया है आपका मनोज पांडे के मंत्री बनाए जाने को लेकर? क्या सोचते हैं? मनोज पांडे कौन सी क्रांति रायबरेली में कर देंगे? बताइएगा। क्या रायबरेली में अब ये बागी ही बीजेपी का सहारा है और इन्हीं बागियों के भरोसे बीजेपी रायबरेली में अपनी नैया को पार लगाना चाहती है? आपके राय, विचार और सुझावों का इंतजार रहेगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।